कस्बे पर शाम की सुरमई धुंध सी छाने लगी थी। सूरज मकानों के पीछे गुरूब हो चुका था। सहरा में जब सूरज गुरूब हो जाता है तो उसके बाद भी काफी देर तक सुनहरी और सुरमई सी रोशनी बाकी रहती है। नुमाश कहने लगी थी कि तुम जहाँ ठहरो, मैं कस्बे में जाकर किसी खाली मकान या सराय का पता करती हूँ। जहाँ तक मुझे याद है कि जहाँ सराय के नाम की कोई शय नहीं। बहरहाल मैं पता करके आती हूँ, तुम यहीं ठहरना। नुमाश पैदल ही कस्बे के मकानों की तरफ चल दी। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया। मुझे किसी जगह कोई फौजी जीप, ट्रक या किसी फौजी गाड़ी के आसार नजर न आए। मैं उठकर कस्बे को जाती हुई कच्ची सड़क के करीब आया और उसे गौर से देखा। यहाँ भी किसी फौजी या दूसरी गाड़ी के पहियों के निशान नहीं थे, सिर्फ ऊंटों के पांव और छकड़े के पहियों के ही निशान थे। मैं कदरे मुतमईन होकर वापस ऊंटनी के पास बैठ गया। जिस तरफ खाना बदोशों के फटे पुराने पैबंद लगे खैमे थे, उस तरफ से और कस्बे के मकानों में कहीं कहीं धुएं की लकीरें उठने लगी थीं। फजा में ऊंट के उपलों की बू रच गई थी। अंगूर के बाग में एक आदमी जिसने धारी धार लंबा कुर्ता पहन रखा था, फावड़ा उठाए किसी जगह से रेत और मिट्टी हटा रहा था। उस गांव में बिजली या टेलीफोन का कोई खंबा नहीं था। इस इंकिशाफ पर भी मुझे खुशी हुई। मेरे बारे में यहाँ से फोन या टेलीग्राफ के जरिए कोई इत्तला नहीं दी जा सकती थी। बस मुझे एक खतरा था कि नागहां कोई फौजी हेलीकॉप्टर या फौजी जीप नमूदार न हो जाए। नुमाश वापस आई तो उसने बताया कि गांव में एक खाली कोठड़ी किराए पर ले ली है, अब वहीं चलकर आराम करते हैं। मैंने पूछा कि काफिला रवाना कब होगा। वो मुस्कुराई। काफिला कल शाम को रवाना होगा। देखा, मैं न कहती थी कि मैं तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ला सकती। ये अलदाखिल है और अगला पड़ाव रबात का होगा, जहाँ से हमें बस मिल जाएगी। वो बहुत खुश थी। वो बहुत बड़े खतरे से निकल आई थी और मैं बहुत बड़े खतरे की तरफ जा रहा था। कुदरती तौर पर उसे खुश और मुझे फिक्रमंद होना चाहिए था। हमने ऊंटनी को साथ लिया। नुमाश ने उसकी मुहार थामी और पैदल ही गांव में दाखिल हो गए। आम किस्म का गांव नुमा कस्बा था। मैंने नुमाश से पूछ लिया कि यहाँ कोई पुलिस स्टेशन तो नहीं है। उसने मुझे पलट कर देखा और फिर बड़े इत्मीनान से सर को दाएं बाएं हिलाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। मैं कुछ और मुतमईन हो गया कि चलो कम से कम एक रात तो यहाँ आराम से गुजरेगी। आगे रबात से बसें चलती थीं। वहाँ जरूर थाना भी होगा। जब वहाँ पहुँचेंगे तो देखेंगे। नुमाश ने जो कोठड़ी किराए पर ली थी उसके बाहर ऊंटों के चरने के लिए एक काफी बड़ी जगह बनी हुई थी। दीवार के साथ मिट्टी के 2 मटके पानी से भरे थे। कोठड़ी के अंदर सिर्फ एक ही खाट थी। नुमाश ने आंखों को नचाते हुए कहा, यहाँ एक ही खाट है। मैंने औरत को यही बताया था कि हम मियाँ बीवी हैं। मैंने कोई गलत बयानी तो नहीं की ना। मैंने गर्दन को खुजाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। कोठड़ी में एक तरफ सूखी लकड़ियों का ढेर पड़ा था, उसके अलावा वहाँ और कुछ नहीं था। मैं खाट पर बैठ गया। नुमाश ने जल्दी से कहा, जरा उठो, मैं चादर बिछा देती हूँ। उसने नीली चादर उतार कर बिछा दी। हमारी ऊंटनी बाहर सहन में बैठी जुगाली कर रही थी। इतने में जिस औरत की कोठड़ी थी वो आ गई। लंबे नाक और लंबे दांतों वाली सांवली सी इसराइली औरत थी। चंगेर में 4 बड़ी बड़ी ज्वार की रोटियां रखी थी। ऊपर जैतून के तेल का छोटा सा प्लास्टिक का कटोरा था। मुझे देखकर मुस्कुराती हुई बोली, मैं तुम मियाँ बीवी के लिए खाना लाई हूँ। तुम आज रात मेरे मेहमान हो। कोठड़ी का किराया भी कल से शुरू होगा। रोटियों वाली चंगेर नुमाश ने पकड़ ली। मैं खाट पर उठ बैठा। नुमाश ने चंगेर मेरे आगे रख दी, खुद भी मेरे सामने बैठ गई और कोठड़ी की मालिकन से बातें करने लगी। उसने बताया कि रबात को यहाँ से 6-7 मुसाफिरों का एक काफिला कल शाम जाने वाला है, मगर मुसाफिर जमा न हुए तो औताश अपने ऊंट नहीं निकालेगा। मालूम हुआ कि औताश एक यहूदी सारबान है जो हफ्ते में एक बार अपने 4-6 ऊंटों पर सवारियां बिठाकर रबात की तरफ जाता है। वो उनसे फी सवारी $1 वसूल करता है। अगर मुसाफिर कम हो तो वो ऊंट बाहर नहीं निकालता। नुमाश ने कहा, बहन, हमारा रबात पहुंचना बहुत जरूरी है। हम अपने एक अजीज की शादी पर जा रहे हैं। हम औताश को किराया ज्यादा दे देंगे। औरत ने कैकहा लगाया और बोली, फिर तो वो अभी ऊंट निकाल लाएगा। बड़ा लालची है औताश, दुनिया में अकेला है, फिर भी 1-1 सेंट जमा कर रहा है। जब वो चली गई मैंने नुमाश को मशवरा दिया कि औताश सारबान से अभी मिलकर बात तय कर लेनी चाहिए। हम उसे फी सवारी $6 अदा करेंगे। नुमाश ने जवार की रोटी का निवाला तोड़कर मुंह में रखते हुए कहा, इतनी जल्दी भी क्या है? औताश कहीं भागा नहीं जा रहा। सुबह उसे बात कर लेंगे। खुदा खुदा करके थोड़ा आराम करने को जगह मिली है। मैं खाट से उठ खड़ा हुआ। नुमाश ने मेरी तरफ देखा और कहा, कहाँ चले? मैंने कहा, मैं अभी तय करना चाहता हूँ। कोठड़ी की मालिकन से मिलकर औताश का घर मालूम करता हूँ। नुमाश ने आहिस्ता से सर हिलाकर कहा, तुम न जाने क्यों इतने फिक्रमंद रहते हो। जाओ बात तय कराओ। और सुनो, मेरा ख्याल है कि उसे कहो कि सिर्फ हम दोनों को लेकर चले। हम उसे बाकी सवारियों की भी रकम अदा कर देंगे। नुमाश की ये तजवीज मुझे भी पसंद आई। मेरे पास अगरचे कुछ $, मौजूद
थे, मगर नुमाश तो अपने सारे हीरे जवाहरात के अलावा डॉलरों की भी एक माकूल तादाद लाई थी, जो उसने प्लास्टिक की थैली में लपेट कर अपनी कमर के गिर्द बांध रखे थे। औताश सारबान का मकान गांव के कोने पर था। बाड़े में उसके ऊंट बंधे हुए थे। पहले तो उसने मुझे घास न डाली। जब मैंने उसे $50 पेश किए तो उसी वक्त रबात की जानिब कूच करने पर तैयार हो गया। मैंने उसे बताया कि हम कल दिन ढले रवाना होंगे। वो मेरे आगे पीछे फिर रहा था। बोला, मैं दोपहर को ही तैयार रहूंगा। हमें उससे सिर्फ एक ऊंट फालतू लेना था। हमारी ऊँटनी हमारे पास थी। मैंने वापस आकर नुमाश को अपनी कारगुजारी बताई तो वो कहने लगी, अब तुम्हें इत्मीनान से मेरे पास बैठकर कुछ अपनी बातें करनी चाहिए, आखिर हम मियाँ बीवी हैं। वो शरारत से हंस रही थी। रात हमने उसी कोठरी में गुजारी। दूसरे दिन दोपहर तक हम कोठरी के बाहर जरूरी तैयारियां करते रहे। ऊँटनी को चारा डाला, पानी पिया, अपने लिए भी गांव से नया लिबास खरीद कर पहना, खाना मंगवा कर खाया। दोपहर के बाद कोठरी में कुछ देर आराम किया और दिन ढलना शुरू हुआ तो हमने मालिकन को किराया अदा किया और औताश के घर की तरफ चल पड़े। वो तैयार था। नुमाश पहले ही अपनी ऊँटनी पर सवार थी। एक ऊँट पर मैं बैठ गया, दूसरे पर औताश सवार हो गया और हम रबात की तरफ रवाना हो गए। औताश आगे आगे था। वो काफिले के रूट पर चल रहा था। सहरा अगरचे बेकरां था, मगर चूंकि हम काफिलों की गुजरगाह पर रवां थे, इसलिए हर 20-25 मील के सफर के बाद कोई न कोई नखलिस्तान आ जाता। वहां हम थोड़ी देर आराम करते और फिर सफर पर रवाना हो जाते। हमारा सफर रात भर जारी रहा। दूसरे रोज हम रबात पहुंच गए। रबात में दाखिल होते ही मैंने बिजली और टेलीफोन के खंभों को देखा तो मेरा दिल धड़क उठा। इसका मतलब था कि यहाँ पुलिस स्टेशन भी होगा। रबात काफी बड़ा कस्बा था और एक चटियल पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़ था। एक मुसाफिरों से भरी हुई बस रबात कस्बे की एक सड़क से निकल रही थी। नुमाश खुश होकर बोली, मैंने कहा था ना कि यहाँ से हमें बस मिल जाएगी। सारबान औताश ने कहा, ये बस हैफा तक नहीं जाती, सिर्फ हबान तक जाती है। हबान से बड़ी ठंडी बसें हैफा जाती हैं। हैफा से हमें बजरिया कश्ती पर स्टीमर किब्रस फरार होना था। फरार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं दुश्मन का जासूस ही था और यकीनी तौर पर इसराइली इंटेलिजेंस मेरे पीछे लगी थी और मेरी तस्वीरें हैफा की बंदरगाह और फौजी अड्डों और इंटेलिजेंस के दफातर में पहुंच गई होंगी। लेकिन नुमाश भी घर से भाग कर आई थी और उसे हैफा में खतरा था कि कहीं उसके खामद के आदमी वहां पहले से न पहुंच गए हों, क्योंकि उसका खामद जानता था कि हैफा में उसकी मफरूर बीवी की सहेली रहती है जिसका खामद बहरिया में अफसर है। पहले तो उस अफसर को नुमाश ने अपना दूर का रिश्तेदार जाहिर किया था, लेकिन बाद में उसने बताया कि वो उसकी एक गहरी सहेली का खामद है। दोनों ने मोहब्बत की शादी की थी और ये सब बातें अपनी जगह पर दुरुस्त थी, लेकिन हैफा के नाम ही से मेरे कान खड़े हो गए थे। हैफा इसराइल की दूसरी बड़ी बंदरगाह और बहुत मशहूर तिजारती शहर था। यहाँ फौज भी होगी, पुलिस भी और इंटेलिजेंस के आदमी भी जगह जगह तैनात होंगे। क्या मैं उनकी उकाबी नजरों से बचकर निकल सकूंगा? इस सूरत में कि उन तक मेरी तस्वीर भी पहुंच गई हो, मुझे यही अंदेशा था कि कहीं नुमाश की सहेली का खामद ही मुझे पहचान कर गिरफ्तार न करवा दे। सहरा में मुझे इतनी परेशानी महसूस नहीं हो रही थी जितना फिक्रमंद मैं रबात के बड़े कस्बे में हो रहा था। मैं चाहता था कि रबात से ही मैं किसी तरफ निकल जाऊं, मगर फिर वही बात के सहरा के रास्तों से नावाकिफ था और भटक जाने का डर था। मैंने नुमाश को ये तजवीज भी पेश की कि वो हैफा जाने की बजाय तुर्की की तरफ क्यों नहीं चल पड़े। नुमाश कहने लगी, तुम बड़े बेखबर हो, शायद तुम्हें मालूम ही नहीं कि इसराइली हुकूमत ने अपनी तुर्की और शाम वाली सरहद बंद कर दी है। वहाँ तो हर वक्त फौज के दस्ते मौजूद रहते हैं। मेरा दिल बार बार मुझे हैफा की तरफ जाने से मना कर रहा था। एक बार अपने दिल की आवाज पर लब्बैक करने और रबात ही से नुमाश को छोड़कर फरार हो जाने का ख्याल भी आया, मगर फिर ये सोच कर चुप हो गया कि सहरा बड़ा वसी और खतरनाक है। मुझे उसका तजुर्बा नहीं था। कहीं भटक गया तो फिर कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकूंगा। रबात एक छोटा सा शहर था। आबादी काफी घनी थी। मकानों के ऊपर मकान चढ़े हुए थे। शहर के बाहर आलोचे और नाशपाती के बाग भी थे। दुकानों पर अमरीकी सामान भरा पड़ा था। पुलिस के सिपाही भी कहीं कहीं घूमते फिरते नजर आए। उन्हें देखकर मैं चेहरा दूसरी तरफ कर लेता। औताश ने हमें एक झुके हुए मेहराबी दरवाजे पर पुरानी सिराय में जा उतारा। नुमाश ने कहा कि यहाँ कोई होटल नहीं है। औताश बोला, क्यों नहीं? ऊँटनी हमने वहीं सराय में छोड़ दी और एक होटल में आ गए। मामूली सा 2 मंजिला होटल था जिसके कमरों की दीवारों का पलस्तर उखड़ा हुआ था। एक लोहे का पलंग था जिस पर फटी हुई मैट्रेस बिछी थी। औताश को हमने थोड़ा बहुत इनाम देकर रुखसत कर दिया। होटल का मालिक गंजा सुर्ख सफेद उथेड़ उमर यहूदी था। इब्रानी के अलावा अरबी और अंग्रेजी भी रवानी से बोलता था। यहाँ हमने नहा धोकर लिबास तब्दील किया, नाश्ता किया। मैं होटल से बाहर नहीं निकलना चाहता था। नुमाश इसरार कर रही थी कि मैं खुद जाकर पता करूं कि यहाँ से बसें किस किस वक्त हैफा की तरफ रवाना होती हैं। मैं सरदर्द का बहाना बनाकर पलंग पर लेट गया। नुमाश मेरा सर दबाने लगी। उसने कहवा मंगवा लिया, फिर खुद ही बसों का शेड्यूल मालूम करने चली गई। उसके जाने के बाद ही मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और कमरे की खिड़की का पर्दा हटाकर बाजार में देखने लगा।
बाजार में लोग आ जा रहे थे। कोई खच्चर पर सवार था, नौजवान मोटरसाइकिलों पर शोर मचाते गुजर जाते। औरतों ने निक्करें, जीन्स और पुराना लिबास भी जेबतन कर रखा था। लड़कियों के बाल गहरे सुनहरी थे, रंग खिलते हुए सुर्खी माइल थे। दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ थी। एक पुलिस कांस्टेबल नीली वर्दी में दुकानों पर खड़े ग्राहकों को घूरता चला रहा था। मैंने जल्दी से पर्दा गिरा दिया और पीछे हटाया। फिर पर्दे का एक तरफ से कोना उठाकर मैंने नीचे देखा। कांस्टेबल दूसरे बाजार में घूम गया। यहाँ ज्यादा देर ठहरना ठीक नहीं था, मगर मैं तो आगे मजीद खतरे की तरफ जाने वाला था। हैफा में तो फौज भी होगी और इंटेलिजेंस के शिकरे भी घूम रहे होंगे। उनकी उकाबी नजरों से बचकर निकल जाना तकरीबन नामुमकिन बात थी। इसराइली इंटेलिजेंस का शुमार दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस में होता है। कहीं ये यहूदी औरत नोमाश मुझे मरवा न दे। मैं बेचैनी से कमरे में टहलने लगा, फिर पलंग पर बैठ गया। कुछ समझ में नहीं आता था कि यहाँ से अगर राह फरार भी इख्तियार करूं तो जाऊंगा किधर। मैं इसी उधेड़ बुन में था कि नोमाश वापस आ गई। उसने कांधों पर पुरानी इसराइली औरतों की शॉल डाल रखी थी। उसने बताया कि रबात से दिन में सिर्फ 2 बसें हबान की तरफ जाती हैं। हबान से आगे हैफा वाली बस मिल जाएगी। एक बस सुबह मुंह अंधेरे निकल जाती है और दूसरी बस शाम होने के बाद चलती है। मैंने शाम वाली बस को तरजीह दी। मकसद ये था कि अंधेरे में सफर करूं और सुबह होने से पहले हबान जा पहुंचूं। नोमाश ने मेरा बाजू पकड़ लिया और बोली, क्या तुम मुझे रबात में एक रात भी आराम नहीं करने दोगे? मैंने प्यार से उसे कहा, मैं चाहता हूं कि एक बार हम इस इलाके से निकल जाएं। किब्रस पहुंचकर हमारे पास बहुत वक्त होगा, ना कोई काम होगा और किब्रस जाते ही हम ब्याह कर लेंगे। नोमाश ने अपना चेहरा मेरे बाजू से लगा दिया। आहिस्ता से बोली, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तो दिल से तुम्हें अपना बना चुकी हूँ। दोपहर को हमने कमरे में ही खाना खाया। नोमाश रात की बस की टिकट लेने चल दी और मैं पलंग पर लेट गया। सोचने लगा कि कहीं हैफा में मेरी बदकिस्मती मेरा इंतजार तो नहीं कर रही। ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते कि अब अगर मैं पकड़ा गया तो इसराइली इंटेलिजेंस मेरा क्या हशर करेगी। मेरा जहन तेजी से एक मंसूबे पर गौर करने लगा। यह ख्याल एक मंसूबे की शक्ल में मेरे जहन में आया था। अगर मैं हैफा पहुंचने के बाद नोमाश को छोड़ दूं तो किसी माही गिरों की बस्ती में जाकर वहां स्मगलरों की मदद से समंदर पार करके किब्रस पहुंचने की कोशिश कर सकता हूं। मेरे पास कुछ डॉलर थे। $200 मैं नोमाश से किसी बहाने ऐंठ सकता था। ये स्कीम मुझे बहुत मुनासिब मालूम हुई। इस तरह मैं किसी हद तक अपनी जान बचा सकता था। सबसे पहले मुझे हैफा में नोमाश की सहेली के यहाँ जाकर उसके खामत के तर्ज अमल और रद्द अमल का मुशाहिदा करना होगा। हो सकता है कि उसे मेरे बारे में कुछ भी इल्म न हो। शाम होते ही हम होटल से निकलकर बस अड्डे की तरफ रवाना हो गए। नोमाश ने ऊंटनी को वहीं औने पौने बेच दिया। बस अच्छी हालत में थी, तकरीबन मुसाफिरों से भरी हुई थी। हम भी उसमें घुसकर बैठ गए। मैंने नीली चादर से अपना निस्फ चेहरा ढांप रखा था। जितनी देर बस खड़ी रही मैं बेचैन रहा। खुदा खुदा करके बस के ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया और उसे अड्डे से निकाल कर बाहर ले गया। बाहर निकलते ही एक पुलिस के सिपाही ने हाथ देकर बस को रोका और बस की अगली सीट पर ड्राइवर के साथ बैठ गया। मेरे जिस्म में एक सर्द सी लहर दौड़ गई। जहन में तरह तरह के वहम आने लगे। कहीं ये सिपाही मेरी वजह से तो नहीं आया, कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। आखिर थाने में भी मेरी तस्वीर पहुंच चुकी होगी। नोमाश ने अड्डे पर से नाशपातियों की छोटी सी टोकरी खरीद ली थी जो उसकी झोली में पड़ी थी। उसने एक नाशपाती रुमाल से साफ करके मुझे दी और एक खुद खाने लगी। जिस वक्त उसने मेरी तरफ मुतवज्जे होकर पूछा कि नाशपाती मीठी है, तो उस वक्त नाशपाती मेरे हाथ में ही थी और मैं कनखियों से अगली सीट पर बैठे यहूदी कांस्टेबल को देख रहा था। क्या सोच रहे हो? मैं चौंक गया और नाशपाती खानी शुरू कर दी। बड़ी मीठी है ये तो। इस इलाके की नाशपातियां बड़ी रसीली होती हैं। नुमाश मेरी तरफ देखकर शर्मा गई। खुदा जाने वो दिल में पैदा होने वाले किस ख्याल से शर्मा गई थी। मेरा दिमाग उसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा था। मेरी सारी तवज्जो कांस्टेबल की तरफ थी। कमबख्त खामखा बस में आकर बैठ गया था। खंजर मेरे पास लंबी कमीज के अंदर कमरबंद से लगा था। मैंने सोच लिया था कि अगर इसने मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो खुद तो गिरफ्तार हो जाऊंगा, मगर इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस शहर के गुंजान इलाकों से निकलकर एक कच्ची सड़क पर रेत उड़ाती चली जा रही थी। उसकी रफ्तार 40-50 मील के दरमियान होगी। सड़क कच्ची थी, गैर हमवार थी, हिचकोले लग रहे थे। सफर जारी था। नुमाश ने मेरे घुटने पर हाथ रखकर जरा सा दबाया और चेहरा मेरे कान के करीब लाकर बोली, तुम फिक्र न करना अलशिकोल, हैफा में मेरी सहेली का खामन तुम्हें अपनी हिफाजत में रखेगा। उसका शहर में बड़ा असर रसूख है। मैं चौंक सा गया। फिर ख्याल आया कि नुमाश यही समझ रही है कि मैं इसराइली फौज का भगोड़ा हूँ और इसलिए खामोश हूँ कि मुझे फौज के हाथों पकड़े जाने की फिक्र लगी है। मैं मुस्कुरा दिया। उस
عورت کو واقعی مجھ سے بڑی ہمدردی تھی، شاید اسے مجھ سے محبت بھی ہو گئی تھی۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، بس اب صحرائی راستے پر سے گزر رہی تھی۔ رباط شہر کی روشنیاں پیچھے رہ گئی تھی، آس پاس سوائے اندھیرے اور ویرانے کے اور کچھ نہیں تھا۔ آسمان زمرد کے رنگ کا تھا اور ستارے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ بس آرام دہ مگر سڑک خراب تھی جس کی وجہ سے ہچکولے لگ رہے تھے۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد بس ایک ہائی وے پر چڑھی۔ یہ کشادہ اور ہموار سڑک تھی جس کی دونوں جانب دور دور فاصلے پر مرکری لائٹس تھیں۔ نماش نے بتایا کہ یہ حیفا یروشلم ہائی وے ہے۔ یروشلم سے مجھے اپنی دوست اور ساتھی سعدیہ یاد آ گئی۔ خدا جانے وہ کس عالم میں ہوگی، اسے تو میرے بارے میں کچھ بھی علم نہ ہوگا۔ اب کبھی کبھی کوئی بس یا کار ہمارے قریب سے نکل جاتی۔ ایک ملٹری ٹرک گزرا تو میں نے غیر ارادی طور پر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، کہیں میں موت کے منہ میں تو نہیں جا رہا۔ بار بار خیال آتا کہ حیفا کا راستہ اختیار کر کے میں نے غلطی کی ہے۔ حیفا ایک بہت بڑا شہر اور بندرگاہ تھی، وہاں میرے پکڑے جانے کا امکان بہت زیادہ تھا، لیکن میرے پاس کوئی متبادل راستہ بھی نہیں تھا۔ آخر دل میں یہی ٹھانی کہ حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے بحیرہ روم کا چھوٹا سا سمندر کسی طرح پار کر کے قبرص کی آزاد سرزمین پر پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نماش میرے کاندھے سے سر لگائے اونگھ رہی تھی۔ آدھی رات کو ایک چھوٹے سے قصبے کے سٹینڈ پر قیام کیا، جہاں ایک ریستوران بس کے لیے کھلا تھا۔ ہم بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ اتر آئے۔ ریستوران میں جا کر منہ ہاتھ دھویا، کافی پی۔ نماش اپنی حیفا والی سہیلی کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ اس کا نام سائدہ تھا اور وہ ایک اسکول میں پڑھاتی بھی تھی۔ وہ اس کی تعریفیں کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میری ہمراز ہے، مجھ سے بڑا پیار کرتی ہے۔ شادی سے پہلے 2 سال تک اس کا خاوند سے معاشقہ چلتا رہا۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا اور ہوں ہاں کرتا رہا۔ یہاں سے بس چلی تو راستے میں ایک پل کے لیے بھی کسی جگہ نہ ٹھہری۔ پاؤں پھٹ رہی تھی کہ دور سے حیفا کے کارخانوں کی روشنیاں جھلملاتی ہوئی دکھائی تھی۔ میرا حلیہ فرار کے وقت سے لے کر اب تک کافی بدل گیا تھا۔ میری داڑھی بڑھائی تھی، سر پر بال بھی کافی اگائے تھے۔ ایک نظر میں پہچانا نہیں جا سکتا تھا، لیکن اسرائیلی انٹیلیجنس کی عقابی نگاہوں سے بچنا ناممکن تھا۔ شہر کے مضافات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اونچی نیچی ٹیکریوں پر بنگلوں اور مکانوں میں روشنیاں ہو رہی تھیں۔ دور اونچے پول پر نیلی اور سرخ بتیاں جل بجھ رہی تھیں۔ شاید یہ کوئی ٹیلی ویژن سینٹر تھا یا سگنل ریجمنٹ کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ ایک مسافر بردار جٹ طیارہ شور مچاتا ہوا ہمارے اوپر سے گزر گیا۔ صبح کی روشنی پھیل رہی تھی۔ ہماری بائیں جانب سے بڑی بڑی عمارتوں کی قطار ابھر کر پیچھے کو جانے لگی۔ بس ہائی وے سے اتر کر ایک کھلی سڑک پر آ گئی۔ نماش جاگ پڑی تھی۔ سڑک کی عمارتوں کو دیکھ کر کہنے لگی، میں اس شہر میں کئی بار آئی ہوں، یہاں کے سنگترے ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ اشکول تم تو جانتے ہی ہوگے، مگر تمہارے یروشلم کی تو ناشپاتیاں اور انجیر ہی مشہور ہیں۔ میں نے ذرا سا کھانس کر کہا، ہاں۔ میری آنکھیں سڑک پر سے گزرتے دودھ والے ٹرک کو دیکھ رہی تھیں، جس پر ایک مسکراتی ہوئی حسین عورت کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ سامنے سے ایک بس گزر گئی، اسے ایک لڑکی چلا رہی تھی۔ ہماری بس اپنے سٹینڈ پر جا کر رک گئی۔ میری نگاہیں ارد گرد کا بھرپور جائزہ لے رہی تھی۔ یہاں کوئی پولیس کا آدمی نہیں تھا۔ ابھی صبح ہوئی تھی۔ عورتیں اور مرد لنچ باکس ہاتھوں میں لیے سامنے والے فٹ پاتھ پر قطار بنائے کھڑے بس کا انتظار کر رہے تھے۔ نماش نے ایک خالی ٹیکسی کو ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ ہم اس میں داخل ہو گئے۔ نماش نے اسے کسی علاقے کا نام لے کر کہا، ادھر چلو۔ مجھے اب اس علاقے کا نام یاد نہیں رہا۔ ٹیکسی شہر کی کشادہ سڑکوں پر سے گزرنے لگی۔ واقعی ایک جدید اور صاف ستھرا شہر تھا۔ میں اس شہر کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ جوں جوں دن نکل رہا تھا، سڑک پر ٹریفک بڑھنے لگا تھا۔ میں نے نماش سے پوچھا کہ وہ مجھے اپنی سہیلی اور اس کے خاوند سے کس حیثیت سے متعارف کروائے گی۔ نماش نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ میں اپنے خاوند سے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں اور اسے پسند نہیں کرتی۔ میں انہیں چاہے کچھ کہہ دوں وہ پرواہ نہیں کریں گے۔ ٹیکسی ایک نشیب اتر کر ایسی آبادی میں داخل ہو گئی جہاں چھوٹے چھوٹے بنگلے ایک دوسرے کے ساتھ بنے ہوئے تھے۔ ہر بنگلے کے سامنے چھوٹا سا باغیچہ تھا جس میں زیتون کے درخت اگے تھے۔ ٹیکسی ایک چھوٹے سے بنگلے کے دروازے پر رک گئی۔ نماش نے ٹیکسی کا کرایہ ادا کیا۔ ٹیکسی چلی گئی تو نماش نے گھنٹی کا بٹن دبایا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا دی، تم میری سہیلی سائدہ کو دیکھو گے تو بڑے خوش ہوگے۔ میں اس وقت نماش کی سہیلی کی بجائے اس کے خاوند کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کے نام کی تختی باہر لگی تھی، کمانڈر ایس کے ہباش۔ دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ اگر بحریہ کے پاس میری تصویر پہنچ بھی گئی ہوگی تو وہ نیوی انٹیلیجنس والوں تک گئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے یہ شخص میرے بارے میں کچھ نہ جانتا ہوں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ میں ایک ایسے پنجرے میں داخل ہو رہا تھا جہاں میرا ذرا سا بے احتیاطی سے اٹھا ہوا قدم مجھے پھندے میں پھنسا سکتا تھا۔ ایک نوکرانی نے دروازہ کھولا۔
वो नुमाश को देखकर खुश हुई और खुशामदीद कहते हुए दरवाजे से पीछे हट गई। सायदा कहाँ है? ये कहती हुई नुमाश मुझे साथ लेकर ड्राइंग रूम में दाखिल हो गई। कालीन, सोफा सेट, कॉफी टेबल, दीवारों पर 2-4 तस्वीरें, कोने में टेबल लैंप, गुलदान में फूल, मुख्तसर सा ड्राइंग रूम सलीके से सजा था। सायदा दूसरे कमरे से आई और नुमाश से लिपट गई। वो नुमाश ही की उम्र की एक गोरी चिट्टी नाजुक नकूश वाली यहूदी औरत थी। मेरी तरफ बड़ी बड़ी स्याह आंखें घुमाकर तकने लगी। नुमाश ने बड़ी बेबाकी से मेरा हाथ थाम लिया और बोली, ये अलशिकोल है, यरूशलेम में इसका अपना कारोबार है। मैंने गिदान को छोड़कर इससे शादी कर ली है। मैं नुमाश को तकता रह गया। उसने मुझे आंख मारी। सायदा ने कहका लगाया और बोली, तुमने बहुत अच्छा किया नुमाश, गिदान तुम्हारे लायक नहीं था। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना? नुमाश सोफे पर बैठती हुई बोली, मैं तो अलशिकोल को अपना दिल दे बैठी हूँ, बाकी इसके दिल का हाल मुझे मालूम नहीं। दोनों कहके लगाकर हंसने लगी। मैं नुमाश के साथ ही सोफे पर बैठ गया। उसी वक्त नाश्ता लगा दिया गया। नुमाश ने अपनी सहेली के खावद हिबाश के बारे में पूछा तो सायदा ने कहा कि वो रात की ड्यूटी पर है, बस आने वाला ही होगा। मैं थोड़ा सा मुतमईन हो गया। मेरे इम्तिहान का वक्त थोड़ी देर के लिए टल गया था। नाश्ते से पहले हमने गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किए। मैंने लंबा कुर्ता ही पहना, पतलून नहीं पहनना चाहता था। उसमें मैं आसानी से पहचाना जा सकता था। नाश्ते पर सायदा मुझसे यरूशलेम के बारे में बातें करने लगी। जितना मैं यरूशलेम को जानता था उसी के मुताबिक गुफ्तगू करता रहा। नुमाश ने कहा, सायदा हम हनीमून मनाने किब्रस जा रहे हैं, क्या ख्याल है, अच्छा रहेगा? सायदा बोली, किब्रस में सियासी हालात अच्छे नहीं हैं, मेरी मानो तो इटली चले जाओ, वहाँ आजकल मौसम भी खुशगवार है। नुमाश टोस्ट पर मामलेट लगा रही थी। मुस्कुरा कर बोली, इटली तो मुझे बहुत पसंद है। क्यों अलशिकोल, इटली का जजीरा कैसा रहेगा? मैंने कॉफी का तल्ख घूंट निकला और बोला, मुनासिब ख्याल है। बाहर एक जीप के रुकने की आवाज आई। मेरा दिल एक बार जोर से धड़का। सायदा कुर्सी से उठते हुए बोली, हिबाश आ गया है। उसने दरवाजा खोला तो एक ऊंचा लंबा पुख्ता उम्र का आदमी नेवी की वर्दी में हाथ में टोपी थामे अंदर दाखिल हुआ। उसका सर दरमियान से गंजा था। उसने नुमाश को देखा तो टोपी सोफे पर फेंक कर बाहें फैलाए उसकी तरफ बढ़ा। नुमाश, व्हाट अ सरप्राइज, तुम कब आई? फिर मेरी तरफ देखकर जरा सा ठटका। नुमाश, क्या तुम इनसे मेरा तारुफ नहीं करवाओगी? सायदा ने हंसकर कहा, ये अलशिकोल है, यरूशलेम के बिजनेसमैन है। नुमाश ने गिदान से तलाक लेकर इससे शादी कर ली है। ओ आई सी। हिबाश ने बड़ी गर्मजोशी के साथ मुझसे मुसाफा किया और सायदा को मेरी खातिर मदारत की हिदायत दी। खुद वर्दी बदलने के लिए दूसरे कमरे में चला गया। मैं अगरचे इस दौरान हिबाश से नजरें चुराता रहा था, ताहम उसे अपने रवैये से किसी किस्म का शुबा होने का मौका नहीं दिया था। इंतहाई चालाकी से मुस्कुराता भी रहा और हिबाश के चेहरे के बारीक से बारीक तासुर को पढ़ने की कोशिश भी करता रहा। मैंने यही अंदाजा लगाया कि उसको मेरे बारे में कुछ इल्म नहीं है। ये बात मेरे लिए काफी खुशाइन थी और मैं वहां से किब्रस या इटली की जानिब फरार का मंसूबा बड़े इत्मीनान से बैठकर बना सकता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।